कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे महिंद्रा लाइफस्पेसेस से। करीब 8,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी प्रीमियम रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और इंटीग्रेटेड सिटी डेवलप करने का काम करती है। आगे कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च की तैयारी में हैं? बीएमसी का भी, वाटर कट का भी ऐलान हुआ है, तो उससे कितना इम्पैक्ट रियल एस्टेट कंपनियों पर और उनके प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है, इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमार सिन्हा जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। धन्यवाद समय देने के लिए। सर, पहले तो आपका अभी जो आपने रिसेंट लैंड एक्विजिशन किया है कांदीवली में, उसके बारे में कुछ बताइए। हम पढ़ रहे थे कि उसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 5,600 करोड़ की है। कब तक इस पर काम शुरू हो जाएगा? रेवेन्यू पोटेंशियल कितना देख रहे हैं आप? इसके बारे में कुछ बताइए। जी थैंक यू पूजा। गुड टू बी बैक। ये कांदिवली हमारा होम मार्केट है। वहाँ पे हमारी महिंद्रा की काफ़ी ओल्ड प्लांट है, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी गुडविल है। काफ़ी दिनों से हमारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। 3 साल पहले हमने करीब महिंद्रा वेस्टा लॉन्च किया था वहाँ पे। इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी अच्छा किया है। तो फेज़ 1 ने अच्छा किया, 2 साल पहले फेज़ 2 ने काफ़ी अच्छा किया। वो करीब 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो उसकी इन्वेंट्री काफ़ी बिक चुकी है। और क्योंकि ये हमारे लिए होम मार्केट है, काफ़ी गुडविल है महिंद्रा के लिए, तो हमने कांदिवली को हमने काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है अपने ग्रोथ के लिए। तो ये लैंड पार्सल करीब-करीब उस विस्ता से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसी टाइप की मार्केट है, उसी टाइप का प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल रहा है, वो हम लॉन्च करेंगे। ये ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट है, सो करीब-करीब 12 से 15 महीने लगते हैं इसको लॉन्च करने में। तो एक्विज़िशन तो प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इसी टाइम Q1 नेक्स्ट ईयर या Q2 नेक्स्ट ईयर में हम लोग लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 5,600 करोड़, जैसा आपने बोला जीडीवी, वो सेल्स पोटेंशियल है उसका। इसका मतलब है कि फ्यूचर में वो 5,600 करोड़ रेवेन्यू बन जाएगा। और उसमें हम अच्छा प्रोडक्ट बनना चाहेंगे, हम अपने कस्टमर्स को डिलाइट करना चाहेंगे। जो पहले हमारा वेस्टा प्रोजेक्ट साइट में है, वो नेट ज़ीरो एनर्जी प्रोजेक्ट था, तो उसी टाइप का सस्टेनेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है कि हम उसी मार्केट में जहाँ पे हमारे पास गुडविल है, कमर्शियल सक्सेस है, वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट ला सकते हैं। ओके। तो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे जैसे ही लॉन्च होता है, बट वी आर वेरी एक्साइटेड। सर, मुझे थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझनी थी, थोड़ा डिमांड सिनेरियो समझना था, क्योंकि हमने देखा कि जब मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू हुई, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया, दुनिया भर में देखने को मिला। काफ़ी सारे मार्केट कॉर्पोरेट्स इम्पैक्ट हुए थे उसके वजह से। और अब धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट और नज़र आ रहा है। महंगाई भी बढ़ रही है, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसका कितना इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर पड़ा है? और आगे के लिए डिमांड सिनेरियो कैसी नज़र आ रही है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इस हुँ। बीच कमज़ोर मॉनसून की भी बात हो रही है, तो महंगाई बढ़ने की भी चिंता थोड़ी बढ़ गई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ओवरऑल डिमांड कैसी नज़र आ रही है आपको? जी हाँ, सो मैं दोनों तरफ कवर करता हूँ पूजा जी। जी, डिमांड साइड भी और कॉस्ट साइड, क्योंकि दोनों इम्पैक्ट हुए हैं जैसा बिल्कुल। आपने कहा। तो 3 फैक्टर हैं, एक तो वॉर का है, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि फ्लैटिश रिटर्न है, एंड वॉर से भी काफ़ी इफ़ेक्ट आया है। एंड तीसरा है जो मॉनसून को लेके सेंटिमेंट्स हैं। तो वो तीनों मिलके इसका डिमांड पे थोड़ा असर हम देख रहे हैं। जो हमारे वॉक-इन्स होते हैं प्रोजेक्ट में, वो वॉक-इन्स हमने थोड़े कम देखे। लेकिन हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया महिंद्रा रेन फॉरेस्ट। हमने देखा कि मार्च अप्रैल में काफ़ी स्लो था, लेकिन मिड मई से काफ़ी उसमें रिकवरी आ चुकी है, और हम लोग रिजल्ट अनाउंस करेंगे अपना क्वार्टर 1। हमने देखा कि काफ़ी रिकवरी हुई है फुटफॉल्स में। तो जो डिमांड जो है वो धीरे-धीरे वापस आ जाएगी, क्योंकि इमीडिएट सेंटिमेंट्स होते हैं कि जो होम परचेज़ का होता है कि अभी खरीदना है कि 6 महीने के बाद खरीदेंगे। तो वो नीड जाती नहीं है, वो डिफ़र हो जाती है। लोग कहते हैं कि थोड़ा रुक के खरीदेंगे, क्योंकि जब हालात थोड़े से कंट्रोल में आ जाएँगे। तो हम ऑलरेडी देख रहे थे फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट पार्ट ऑफ हाफ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हुआ थोड़ा स्लो था, लेकिन सेकंड हाफ से हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी-सी जो मंदी थी वो रिकवर हो रही है। और हमें लगता है कि जैसे-जैसे ये सेटलमेंट हो रही है, ऊपर-नीचे हार्मोज़ का आप सुनते ही हैं, कभी सेटलमेंट हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी ऑयल प्राइस ऊपर है, कभी नीचे है, मानसून का रिकवरी हो रहा है। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर में इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा, बट थर्ड क्वार्टर के बाद वो थोड़ी-सी नॉर्मल सी आ जाएगी। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि कोविड के बाद रियल एस्टेट काफ़ी अच्छे साइकिल में रहा। 4 साल बहुत अच्छा इसमें
ग्रोथ रहा है, उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। इसीलिए हम लोग प्राइस राइज, वॉल्यूम राइज थोड़ा कंट्रोल करके अपने बिजनेस मॉडल में लेके चल रहे हैं। उस हिसाब से ये थोड़ा भी कम है, लेकिन मेरी एस्टिमेट है कि अगले क्वार्टर तक ये ठीक हो जाएगा। हम्म, तो ये डिमांड साइड पे शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन है, बट लॉन्ग टर्म में वो रिकवर हो जाएगा। ओके। और दूसरी साइड आप, जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपने कॉस्ट की भी बात की थी, आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको कुछ कॉस्ट कस्टमर्स को भी पास करना पड़ेगा, तो उसका प्राइसिंग भी इम्पैक्ट होता है। तो दो तीन कमोडिटीज हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, उस काफ़ी एनर्जी कमोडिटी है, वो उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है। या टाइल्स हो गए या लॉजिस्टिक्स हो गए, जहाँ जहाँ पे थोड़े थोड़े कॉस्ट इंक्रीज आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। और क्या होता है कि प्रोजेक्ट 5 साल का हो, तो एक साल में आप 20% करते हैं, नेक्स्ट में 20%, नेक्स्ट में 20% स्पेंड करते हैं। तो सारा इंक्रीज एक साथ नहीं आता है। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में कॉस्ट वो अपने प्रेडिक्टेबल ट्रेंड पे आ जाएंगे। इस साल हम लोग जो कॉस्ट खर्च कर रहे हैं वो ध्यान से कर रहे हैं। हम हमेशा कंटीजेंसी एस्केलेशन लेके चलते हैं, तो उससे कुछ कुछ कवर कर सकते हैं। लेकिन दो तीन कमोडिटीज हैं, उसको हम लोग केयरफुली स्ट्रेटेजिकली हम लोग प्लान कर रहे हैं। And जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वी आर एबल टू क्रिएट अच्छा प्रोडक्ट बना के उसको कस्टमर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें अच्छी प्राइसिंग मिलनी चाहिए। वो भी उसका नेचुरल हेज हो जाता है। तो कॉस्ट को भी हम लोग केयरफुली मैनेज कर रहे हैं, या तो उसको रिड्यूस कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं, या जहाँ पे भी पास ऑन हो सकता है वो पास कर पा रहे हैं। और सर, अगर स्पेसिफिकली एल नीनो की बात करें तो उसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न है। वाटर स्कैर्सिटी अब दिख रही है। बीएमसी ने भी कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटीज़ के लिए वाटर कट का ऐलान किया है। कितना इम्पैक्ट आने वाले समय में इसका आपके प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा? तो पिछले 2-3 सप्ताह में तो पूजा जी काफी हमें लगा था कि ये तकलीफ होने वाली है। लेकिन अभी जो रेन्स हुए हैं लास्ट 2 वीक्स में काफी पॉजिटिव है। जैसा फोरकास्ट है कि हम लोग 7-10% का डेफिसिट रहेगा फाइनली एट द एंड ऑफ द मानसून। अभी तो 30-40% का डेफिसिट है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे रिकवर होंगी। हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन में हमेशा वाटर रिस्पॉन्सिबल हैं, एनर्जी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वेस्टेज और रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, वेस्टेज को लिमिट करते हैं। बट ये थोड़ी सी तकलीफ है, बट हमारा व्यू है कि ये शॉर्ट टर्म है। एंड जैसे रिकवर होता है मानसून एंड एल नीनो का इम्पैक्ट कम होता है, तो हम लोग उसको संभाल लेंगे। हम देख रहे हैं कि आपका भी फोकस थोड़ा रीडेवलपमेंट मार्केट में है, और मुंबई की रीडेवलपमेंट मार्केट जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसमें अपॉर्चुनिटी मुंबई बेस्ड कंपनियों के लिए तो थी ही, जो बाकी रीजन्स की कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर बड़े अवसर नज़र आ रहे हैं। तो एक तरीके से कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो रीडेवलपमेंट मार्केट है वहाँ पर आपके लिए क्या अवसर है? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप फोकस कर रहे हैं और कितना रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं आप? जी हाँ, तो अभी हमारे पास हमने रीडेवलपमेंट वर्टिकल काफ़ी बिल्ड किया है लास्ट 2-3 साल से। हमारे पास करीब 9 से 10 प्रोजेक्ट हमने जीते हुए हैं। 12,000 करोड़ का प्री सेल और जीडीपी हमारे पास है, जो फ्यूचर में रेवेन्यू बन जाएगा। सोसाइटी रीडेवलपमेंट ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे सब लोग अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें अपफ्रंट लैंड के लिए कैपिटल नहीं देना पड़ता है। तो जो हम लोग कभी भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 30-40 करोड़ लैंड में चले जाते हैं, वो देना नहीं पड़ता है। लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो 30-35 करोड़ होता है, उसकी जगह पे वो डबल हो जाता है। तो लैंड कॉस्ट अपफ्रंट नहीं देने के जाए, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं आपको दुगुना बनाना पड़ता है, क्योंकि जो सोसाइटी रेजिडेंट्स के लिए होते हैं वो भी बनाते हैं, वो फ्री में होता है। और जो सेल वाला होता है उसका तो पैसा आपको डालना ही होता है। तो वो क्या होता है, कैपिटल एफिशिएंट है, इसलिए काफी लोग आ जाते हैं, क्योंकि बैरियर टू एंट्री जो होती है कोई भी आ सकता है। इसलिए लेकिन सोसाइटीज जो है वो थोड़ा केयरफुल है, क्योंकि कई डीए डेफिनेटिव एग्रीमेंट फंस गए हैं। अगर आप किसी भी बिल्डर को आपको केयरफुली चूज करना होगा, एंड वो रेस्पॉन्सिबल बिल्डर है, वो आपको क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्या टाइमलाइंस दे रहा है। क्योंकि घुसना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी सोसाइटी ने गलत बिल्डर के साथ रीडेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया और वो फंस गया, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए निकलना। तो हम लोग अपनी ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने वेज ऑफ वर्किंग को, अपने जो हमारी ईथोस एंड वैल्यूज उसको अपने दिमाग में रख के अपने कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर्स को, हम काफ़ी जीतते हैं। तो इसमें हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर रहा है। कंपटीशन तो सब सेगमेंट में होता ही है। लेकिन हमें लगता है कि जो हमारी यूनिक डिफरेंशिएशन है कस्टमर के साथ, प्रोडक्ट के साथ, प्राइसिंग के साथ, उसके कारण हम लोग जीत पाएंगे। एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा पूजा, हमने एक सोसाइटी जीत ली थी
और फिर हमें काफ़ी अच्छा था, सोसाइटी के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था। हाँ। लेकिन हमें कुछ बेनिफिट बीएमसी से मिले। हमने कहा सोसाइटी को हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट पास कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है हुँ, और हम अपना नहीं रखना चाहते हैं। तो हम लोग ट्रांसपेरेंटली ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, तो सोसाइटी हुँ। उसे वैल्यू करती है। अमित सर, अब आगे के लिए गाइडेंस क्या देंगे आप एफआई 27 के लिए? प्री सेल्स गाइडेंस क्या होगी आपकी तरफ से? और किस सेगमेंट पे फोकस ज़्यादा रहेगा? मिड प्रीमियम, प्रीमियम या फिर लग्जरी में? तो पिछले साल हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी, उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस। तो हमने 4,118 करोड़ का पिछले साल डिलीवर किया था, उसमें 3,405 करोड़ प्री सेल्स थी रेजिडेंशियल एंड 713 करोड़ थी इंडस्ट्रियल में। सो हम लोग रेजिडेंशियल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने जो बात की, मार्केट थोड़ी स्लो है, लेकिन साल में हम लोग होप कर रहे हैं कि ये रिकवर हो जाए। और हमारे करीब 8 बड़े लॉन्चेस इस साल में आ रहे हैं, 3 आ चुके हैं और बाकी 5 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में भी आ जाएँगे। तो हमने जो पब्लिकली गाइडेंस दिया है प्री सेल्स का रेजिडेंशियल ओनली 4,500 टू 5,000 करोड़ का हमने गाइडेंस दिया है। हमारा होप है कि उसपे हम सक्सेसफुल रहें और एक्सीड करें। और इंडस्ट्रियल साइड पे हमने जो 700 करोड़ किया था वो लैंड के बेसिस पे होता है, वो हम लोग सोच रहे हैं। हमने जनरली 500 करोड़ के आसपास गाइडेंस देते हैं। पिछले साल में काफ़ी हुआ था, हम होप कर रहे हैं कि इस साल भी अच्छा रहे, लेकिन थोड़ा-सा लैंड का अप्रूवल अभी वेट कर रहे हैं चेन्नई में, ताकि लैंड इन्वेंटरी हमारे पास आए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये साल है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न था आपका कि किस सेगमेंट में हमने अफोर्डेबल एग्जिट अनाउंस किया हुआ है, तो हम अपना डिलीवर करके उस सेगमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लग्जरी में हमने एंट्री नहीं मारी है अभी तक, हम लोग मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम में ही रहना चाहते हैं। और जो मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी हैं, हमें लगता है कि जो 67-70% ऑफ द मार्केट है वो मिड प्रीमियम प्रीमियम है, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और हमारा ब्रांड जो है काफ़ी सक्सेसफुल है मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम में। हमने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर प्रीमियम बनाने के लिए। अगर आपको कोई मौका मिलेंगे तो हमने जो महिंद्रा रेन फॉरेस्ट में अपना एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है भांडुप में, आपको वेलकम है, आपको आपकी टीम के लिए। आप देखिए जो हमने क्या बनाया है वहाँ पे, तो आपको एक एक फ़ील होगा कि कैसे महिंद्रा लाइफ स्पेसेस आगे ऊपर बढ़ रही है। वो प्रोडक्ट सेगमेंटेशन हम कस्टमर को इतनी वैल्यू देना चाहते हैं, वो आपको दिखेगा। तो वो हमारा फ़ोकस मिड प्रीमियम, प्रीमियम चलता रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर और एक-एक सेक्टर की बारीकी को जो हम आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।